परम सत्कारयोग मेरे बहुत ही प्यारे जुझारू किसान मित्रों, मेरे नौजवान वीर, साडियां सत्कारयोग भैणां, साडे बजुर्ग, सब तो पहला फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरी एक तो सारे वीरां नूं बेनती है, आ जिन्ने आपां इत्थे खड़े हैं, आ जगह जे आपां भर लईए तो मेरा ख्याल है प्रैस दे विच तुहाडा मैसेज बड़ा सोहना जावे। आपां खड़ीए ना, इत्थे नूं इस जगह नूं कवर कर लो सारी नूं। इन्नी की मेरी बेनती है सारिआं नूं। तुसीं बहुत आए हो, जिन्नी गिनती च तुसीं आए हो, मैं पहली तो गल है तुहाडा सारिआं दा तहे दिलों धन्नवाद करदा। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ आ गए ਆਪਾਂ, पर सिर्फ इन्ना की ध्यान करन दी लोड़ है कि इहनूं आपां ऐ दा मैसेज ना जावे कि उत्थे किते जगह खाली रह गई, सो किते भी जगह एक सूत भर भी खाली ना छड्डो। मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, इस तरह ना खड़िए, आ जगह कवर करो जी सारी, ये मेरी बेनती प्रवान करो सारे। मेरे दोस्तों, मेरा ख्याल है हरियाणे वाले भाइयों नूं मेरी बेनती है भी जे मैं पंजाबी च बोलना चल जू कम कि नहीं चलता? नहीं चलता। चलो आपां रल के चलदे आ, साझा जा कर लांगे काम। देखिए, मेरे से पहले सभी वक्ताओं ने बहुत डिटेल से बातचीत आपके सामने रख दी है, कोई बात बाकी नहीं छोड़ी कि अब जो मेरे कहने के लिए बाकी बची हो। मेरा तो ये दो बातें करनी है कि एक तो ये बात है कि देखिए, मेरा जिंदगी का जितना को अनुभव है, जितना को तजर्बा है, मैंने 39 साल हुए हैं मुझे आंदोलनों में काम करते हुए। 39 साल में जो मैंने समझा, मैंने सीखा, मेरे समझ में जो बात आई, वो सबसे बड़ी ये बात समझ आई है कि जब तक पंजाब और हरियाणा एक होकर आंदोलन नहीं लड़ेगा, भले कोई कितना ही बड़ा 30 मार खान बना फिरे, आंदोलन जीता नहीं जाएगा। आंदोलन जीतने के लिए पंजाब और हरियाणा की एकता होनी बहुत जरूरी है। जो पंजाब और हरियाणा की मैं बात कर रहा हूं, देखिए, हरियाणा और पंजाब एक ही तो था। अगर इतिहास के ऊपर आप नजर मारोगे, जिस समय देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस समय आपने अच्छी तरह देखा है, इतिहास बता रहा है कि 92% कुर्बानियां पंजाब के लोगों ने दी हैं, पंजाब के लोगों ने। और वो पंजाब, वही पंजाब जो पंजाब और हरियाणा की आज बात मैं कर रहा हूं, वही पंजाब था वो। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब बता रहे थे बात, अभिमन्यु ने भी वो बात कही, पहले भी बुलारों ने वो बात कही कि जब 26 जनवरी की घटना घट गई, उस पर नहीं जाना क्यों घट गई, क्या हो गया, लेकिन उस दिन एक बार मोर्चा डगमगा गया था। और उस समय हमारे मोर्चे के ऊपर आरएसएस बीजेपी वालों ने बहुत
हमलावर होकर ऐसे ऐसे काम किए, पथराव हुआ और बहुत कुछ हुआ। उस समय जो हरियाणा की खापों ने आकर उस दिन जो बात कही, स्टेज पर बोलकर कही, अंतल खाप वाले उनके प्रधान जिया ने, उन्होंने ये कहा था कि जो कल रात बीत गया सो बीत गया, आज से बाद हम आगे होंगे। अगर कोई किसानों की तरफ बढ़ेगा तो उसके आगे उनको पहले हमारे खिलाफ, हमारे साथ निपटना होगा, आपके पास पहुंचने नहीं देंगे उनको। और वो उनकी वजह से वो मोर्चा फिर से स्टैंड हुआ। ये बहुत बड़ी देन थी हरियाणा वाले भाइयों की। ये एकता रखनी बहुत जरूरी है। सरकारें बड़ी चालें चलेंगी, बहुत चालें आती है राजनीतिक लोगों को। आपको इस बात का ध्यान होना चाहिए, पंजाब और हरियाणा जब बनाया गया है और उससे भी पीछे जब पाकिस्तान बनाया गया, इन 2-3 घटनाओं को अगर आप ध्यान में लोगे तो समझ आएगी कि आप जो लड़ाई लड़ने वाले लोग, आप जो आंदोलनकारी विचारधारा वाले लोग, आपको कमजोर करने के लिए शुरू से ही षड्यंत्र होता रहा है। देखिए, जब पाकिस्तान बन रहा था, ये खित्ता और पाकिस्तान को दे देते भाई। बंगाल में जाकर वो एक पार्ट उधर देने की क्या जरूरत थी? समझ आ रही है बात आपको? कारण क्या था कि आंदोलन करने वाले लोग, ये जो पंजाब, वो पंजाब, ये पंजाब नहीं, वो पंजाब महाराजा रणजीत सिंह वाला पंजाब, उसका एक बड़ा हिस्सा काटकर पाकिस्तान को इसलिए दिया कि इनकी ताकत, इनकी शक्ति को बांट दिया जाए, कमजोर कर दिया जाए। और उधर बंगाल ने उस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया, देश की आजादी की लड़ाई में उन्होंने भी बराबर हिस्सा डाला। बेशक हमारे से कुछ पीछे रह गए हों भाई, लेकिन उन्होंने किया। इसीलिए वहां पर जाकर एक हिस्सा पाकिस्तान बनाया उन्होंने। इसीलिए बना था कि अब इसको भी बांटना है। ये ताकत एक जगह पे नहीं रहनी चाहिए। और उसके बाद जब इन लोगों को पता चला कि ये पंजाब के जट और हरियाणा का जाट, इनके अंदर जो लड़ाई लड़ने का मादा है, अगर ये एक रहेंगे तो दिल्ली पर बैठने वाले को चैन की नींद सोने नहीं देंगे, आराम से दिल्ली की गद्दी पे आराम से बैठने नहीं देंगे। उनके लिए फिर एक षड्यंत्र रचा कि पंजाब से हरियाणा को अलग किया। और उनको अलग करने के बाद SYL जैसे मुद्दे खड़े करके लगातार पंजाब और हरियाणा को आपस में लड़ाने का एक नया काम कर दिया, ताकि कभी ये लोग आपस में जफ्फी ना पाले, कभी आपस में मिलकर ना बैठ जाएं। ये कोशिश की। मैं आपका ध्यान दिलवाना चाहता हूं, मेरी बहुत बार बात होती है मन्नू से। आप आज भरपूर मात्रा में हरियाणा के समझदार लोग बैठे हो। देखिए, नेट पे निकालो एक बात, गूगल से निकालो, शारदा जमुना लिंक चैनल क्या था। अगर शारदा जमुना लिंक चैनल पे काम हो जाता, जितना पानी हरियाणा को चाहिए, इससे कहीं ज्यादा पानी हरियाणा को उधर से मिलता था। और राजस्थान को जितना पानी चाहिए था, वो भी शारदा जमुना लिंक चैनल के माध्यम से आकर 3 डिस्ट्रिक्ट, 3 जिले पंजाब के भी उसमें जोड़ दिए गए थे कि यहां तक वो पानी आएगा।
ईमानदारी से बताएं कि भाई हरियाणा के किसानों ने तो पानी खेती करने के लिए लेना है, पानी में डूबना थोड़ी था। अगर इनको वो पानी मिल जाता, क्या पंजाब और हरियाणा का झगड़ा होता? बताएं। क्यों भाइयों, हरियाणा वाले भाइयों बताओ, नहीं होता ना। वो झगड़ा खड़ा करने के लिए वो शारदा जमुना लिंक चैनल को बंद किया, इधर से किसान और मजदूर, किसान पंजाब और हरियाणा को आपस में बांटकर एक दूसरे के दुश्मन बनाकर खड़े कर दिया। ये राजनीतिक खेल है। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, ये सब लड़ाइयां लड़ेंगे। अब लड़ाई क्या है? जमीन को बचाने की। ये बहुत लोग बोल देते हैं जमीन को बचाने की लड़ाई है, जमीन को बचाने की लड़ाई है। अब सवाल ये है कि जो जमीन को बचाने की हम बात कर रहे हैं, तो सवाल आपके अंदर ये एक पैदा होना चाहिए कि जमीन भाई जाएगी कहां? क्यों छीननी चाह रहे हैं वो लोग जमीन हमारे से? ये सवाल आपके अंदर पैदा होना चाहिए। मेरे दोस्तों, वो लोग आपकी जमीन इसलिए छीनना चाहते हैं, उनका मानना है अगर आप में कोई इकोनॉमिक्स पढ़ने वाला बच्चा बैठा होगा, किसी ने पढ़ा होगा, तो मेरी बात बहुत जल्दी इतने समय में समझ आ जाएगी उसको। देश की जीडीपी जब बढ़ती है, देश की जीडीपी जब बढ़ती है तो मजदूर के माध्यम से बढ़ती है, मजदूर की मजदूरी से बढ़ती है। वो भी मैं बता देता हूं। अब समय की बात तो नहीं है। मान लीजिए कैसे बढ़ती है, मैं बताता हूं आपको। यहां पे मिट्टी पड़ी है, ये बड़ी आसान सी मिसाल है। मिट्टी तो मिट्टी है, अगर उसको किसी अच्छे मिस्त्री कुम्हार के हाथ लग गई, उसको उठाया, गूंद लिया, गूंदने के बाद चक पे चढ़ा दिया, वो बर्तन बन गया। वो बर्तन पकाकर मार्केट में आ गया, वो 300 रुपया पैदा हो गया। हो गया या नहीं हुआ? बताएं। हो गया ना? वो ये चाहते हैं, उनका मानना है कि खेती करने वाले जो लोग हैं, इनमें केवल 40% हाथ काम करते हैं, 60% हाथ काम नहीं करते, ये मानते हैं ये लोग। वो कैसे? वो मानते हैं कि एक बुजुर्ग बाप काम नहीं करता, बुजुर्ग मां भी काम नहीं करती, छोटा बच्चा स्कूल जाता वो भी काम नहीं करता। घर में 5 मेंबर हैं, 5 के 5 में से 3 के हाथ भाव, मतलब 6 हाथ काम नहीं करते। वो घर वाला भाई साहब और उनकी वाइफ, वो 2 काम करते हैं। उनका मानना है कि ये जो 40% लोग काम करते हैं, ये इसीलिए है। वो 60% हाथ जो काम नहीं करते, वो इसीलिए है कि ये लोग खेती के ऊपर निर्भर हैं। अगर इनसे खेती छीन ली जाए, इनकी मजबूरी बन जाए कि इनको आकर किसी ना किसी फैक्ट्री, किसी इंडस्ट्री, किसी जगह पे काम करना पड़े, और जब ये काम करेंगे तो नया नया सामान बनेगा। जब नया नया सामान बनेगा तो देश की जीडीपी बढ़ेगी। इन लोगों का ये मानना है, इसलिए आपकी जमीन छीनना चाहते हैं। इसी वजह से जब ये लोग आपको एमएसपी देते हैं, मैं आपको ये भी क्लियर करूंगा थोड़ी बात। जब आपको एमएसपी देते हैं, बहुत बड़ी ठगी होती है आपके साथ। जो कमेटी रिकमेंड करती है, रिपोर्ट देती है, उसको पहले से हदायत हुआ करती है कि जो इन लोगों का रेट रिकमेंड करके भेजना है, जितना इनका लागत खर्चा हो, उसमें से कम 20% कम करके भेजो। और वो 20% कम भेजते हैं। आगे
आगे 4%, 5% उनको रेट तय करने वाले को अख्तियार होता है, उनके पास अधिकार होता है, वो कम करता है। मेरे भाइयों देखिए, मान लीजिए आपका लागत खर्चा 2000 आया है, तब वो जब रेट तय करेंगे वो 500 रुपया तय करेंगे। जब आपको 500 रुपया रेट मिलेगा कम उससे लागत खर्चे से, तो बताएं फिर आपके सर पे कर्ज नहीं होगा तो और क्या होगा? वो आपके सर पे कर्ज करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको पता है इस बात का कि इन लोगों से अगर जमीन लेनी है, किसी तरह की जोर जबरदस्ती ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, इनके साथ षड्यंत्र रचना पड़ेगा। वही रचते हैं और आपकी जमीन छीनने के लिए आपकी फसल का भाव कम देने का ये एक षड्यंत्र है जो ये लोग रचते हैं। एक और मैं पीछे ले जाना चाह रहा हूं आपको, यहां एडवोकेट भाई बैठे हैं, ये और भी ज्यादा मेरे से भी बेहतर जानते हैं, समझते होंगे। आप लोगों को पता होगा कि देश का संविधान कब बना? 1950 में, ठीक है भाई, यही था, 2050 में बना। बहुत सारे लोगों को भुलेखा है 1950 में। जब 1950 में देश का संविधान बन रहा था, बहुत सारे लोगों को यह प्रचार किया गया कि डॉक्टर अंबेडकर ने यह संविधान लिखा है। यह भी भुलेखा है, केवल डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं लिखा था, लगभग 300 के करीब उस कमेटी के मेंबर थे। मैं बहुत काम की बात बता रहा हूं आपको, आगे देखना क्या निकलेगा इस बात में से। जब 300 आदमी किसी रूल और रेगुलेशन को लिख रहे होंगे, मेरा ख्याल है उसमें जल्दी कोई किसी तरह की तब्दीली की गुंजाइश नहीं रहेगी। क्यों भाइयों, रहेगी या नहीं रहेगी? नहीं रहेगी ना। बहुत समझदारी से काम हुआ होगा। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के संविधान में सबसे पहली तब्दीली हुई है, वो कब हुई पता आपको? ये पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वालों को पता होगा। जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है उन सभी स्टूडेंट को पता होगा। केवल 1.5 साल संविधान लिखने के बाद पहली शोध हुई, पहली अमेंडमेंट हुई, और उस अमेंडमेंट में लिखा क्या गया, बात यह काम की है समझने वाली। उस अमेंडमेंट में यह लिखा गया मेरे भाइयों कि भारत के संविधान के 8 अध्याय थे, एक 9वां अध्याय और जोड़ दिया गया, और उसको यह कहा कि जितने भी कानून फ्यूचर में, भविष्य में, आने वाले समय में जितना भी कानून इस 9वें अध्याय में दर्ज किए जाएंगे, उनके खिलाफ भारत के लोग कोर्ट नहीं जा पाएंगे। आई समझ में बात? क्यों भाई दोस्तों? और आगे जाकर 1955 में 2 संशोधन, 2 नए अमेंडमेंट्स और हुए। एक फरवरी में हुआ, दूसरा जाकर अप्रैल में हुआ। ये दोनों अमेंडमेंट्स क्या करते हैं? ये एक कानून बनता है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, जरूरी वस्तुओं का कानून बनता है, और आगे जाकर आपकी खेती के प्रोडक्ट, खेती की पैदा की हुई सभी जिनसें, सभी फसलें उस एक्ट में डाल दी गई, और उस एक्ट को चक्कर 9वें अध्याय में फिट कर दिया गया कि आने वाले समय में किसान को भले 5 रुपए रेट दे, भले 5000 रुपए रेट दे, ये रेट लेने के लिए कोर्ट ना जा सके। समझ आई मेरी बात भाइयों को सभी को, या नहीं समझे? फिर बोल दूं, बताओ हाथ खड़े करके जिनको समझ आई। आ गई ना? ये क्यों हुआ? उनको पता था
आजाद होता है 1947 को, उनको पता था कि किसानों से जमीन छीननी है। जमीन छीनने के लिए तभी से उन्होंने षड्यंत्र किया, तभी से ये काम करना शुरू किया। उनको पता था कि हमने इनको जमीन से जमीन छीनने के लिए इनको फसल का भाव कम देना है। अगर फसल का भाव कम देंगे तो ये कोर्ट जाएंगे, इसलिए कोर्ट का रास्ता पहले बंद कर दो। ऐसा हुआ आपके साथ। ये मेरे दोस्तों अब समझाया, जो मैं कह रहा था कि जमीन कैसे छीनी जाएगी, समझाई बात। इसी षड्यंत्र में आपको एमएसपी कम दी जाती है, वो पहले आपका रास्ता बंद किया हुआ है। मजबूरी बस किसान को वही रेट पर फसल बेचनी पड़ रही है, वो बेचारा फसल बेचता है। हर बार 500 रुपया, 700 रुपया, 1000 रुपया फसल के ऊपर रेट कम मिलेगा तो किसान कर्जाई होगा। जब कर्जाई होगा तो जमीन छीनी जाएगी। ये जमीन छीनने का एक षड्यंत्र है मेरे भाइयों। मेरा कहने का मतलब, लड़ाई छोटी नहीं है, बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है। जब तक ये किसानी कितना रहेगा, किसान रहेगा, तब तक ये सब लड़ाइयां लड़नी पड़ेंगी हमें। ये हमारे हिस्से आई हैं। गैट समझौते से भारत को बाहर निकालना है। जब तक गैट समझौते से इंडिया, WTO से इंडिया बाहर नहीं आता, आपको एमएसपी नहीं मिल सकती भाइयों, नहीं मिल सकती। इसके लिए लड़ाई आगे लड़नी है। पंजाब और हरियाणा, पूरे भारत को एक होकर ये लड़ाई लड़नी है, बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है। और जो हमने आज ये दिन मना रहे हैं, ये जो हमने लड़ाई जीती, जैसे अभिमन्यु ने बात कही कि ठीक बात है, ये लड़ाई जीतने वाले हम नहीं थे। ठीक है, अभी मेरे से भी बहुत बार पत्रकार ये सवाल करते हैं कि भाई आप बहुत सारे लोग आपके साथ नहीं हैं। मैंने कहा कि लड़ाई पहले भी लोगों ने लड़ी थी, आगे भी लोग लड़ेंगे। जो अब से 50 वर्ष पहले थे वो है नहीं अब। उस समय 70 साल पहले जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, 100-150 साल लड़ाई लड़ी, वो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन लड़ाई लड़ने वाला सोच, वो मादा, वो आज भी है लोगों के अंदर। वो लोग लड़ेंगे, पीछे भी लड़े थे, आगे भी लड़ेंगे। अगर कोई ईमानदारी से लड़ेगा तो लोग उसका साथ देंगे। इसमें बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं। सबसे पहली तो बात, हमने जो आज दिन मना रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं किनको? इन शहीदों को। देखिए यार, सोचो, मैंने उस दिन ये कहा था, जिस दिन मोर्चा उठाने के लिए हमारे भाई बहुत उतावले थे, मैंने ये कहा था ऐसा मत करो। ये जो पगड़ी है, आपके पंजाब के सर पे जो पगड़ी है, इसका जो मान सम्मान अब पूरे देश में नहीं वर्ल्ड में बना है, इसको कम मत करो। ये मत सोचो कि यूपी कम लड़ रहा है। ये ठीक बात है, देश की जब आजादी की लड़ाई लड़ी, अगर भगत सिंह ये सोच लेता कि यूपी वाले नहीं लड़ रहे, हमने क्या करना, क्या देश आजाद हो जाता? लड़ना पड़ेगा। जिसके अंदर लड़ने का मादा है उसको मैदान में आना पड़ेगा। आप दूसरे लोग आएंगे, आते रहेंगे। जो तुरना जानता है, तुरना चलना चाहता है, उसे इस मैदान में उतरना पड़ेगा। तो भाइयों, एक बात का जवाब दीजिए, वो मां, वो यूपी में बैठी मां, जिसने अपने 16 साल के बेटे को, उस बाप ने जिसने 16 साल के बेटे को इसलिए मैदान में उतारा था, इसलिए आंदोलन में भेजा था कि ये एमएसपी लेने जा रहा है मेरा बेटा, ये एमएसपी का कानून लेने जा रहा है। ये बताएं, उनको, उस मां को एमएसपी भी नहीं मिली और उसका बेटा भी घर नहीं आया, तो सोचो
कि उस बेटे के कातिल हम हैं। जब तक उस मां को इंसाफ नहीं दिलाते, आज कसम खाए यहां इस धरती से कि तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। वो बेटा हमारा था, वो उस मां का नहीं था, वो उस बाप का नहीं था, वो बेटा हमारा था। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। वो लोग जब हम बोलते थे कि विरोध करो, वो लोग विरोध करने के लिए निकलते थे। उन्होंने विरोध किया, जगह जगह पर विरोध किया, सर पड़वाए, टांगे टूटी, मौत हुई। किसके लिए कहने पे हुई? हमारे कहने पे हुई है। और आपकी जमीन बचाने के लिए हुई है मित्रों, आपकी जमीन बचाने के लिए। आप सबकी ये जिम्मेदारी बनती है। उस बाप को, उस मां को इंसाफ दिलवाना है। और एकजुट होकर अगर हम नहीं लड़ेंगे तो वो इंसाफ नहीं ले पाएंगे। मेरा आज की मांग पत्र में जो हमने भेजना है राष्ट्रपति को, देश के प्रधानमंत्री को देकर हम थक चुके हैं। इस बार राष्ट्रपति को जाएगा कि भाई ठीक है, आप सरकार के कंट्रोलर चला रहे हैं, उसको आप देश के राष्ट्रपति हो, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि देश के लोगों को न्याय दिलवाएं। अगर अजय मिश्रा टैनी जिस दिन वो घटना घटती है, जिस दिन यूपी की वो घटना घटती है लखीमपुर की, उससे कुछ दिन पहले उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है। वो क्या बोल रहा है? वो ये बोल रहा है कि मैं इन किसानों को सबक सिखा दूंगा, मैं इनको मजबूर कर दूंगा, लखीमपुर खीरी छोड़ने के लिए मजबूर कर दूंगा, ये बोल रहा है। और कुछ दिन बाद उसके गुंडे और उसका बेटा उसी घटना को अंजाम देता है, वही काम करते हैं। तो फिर इसका मतलब ये है कि भाई उसका बाप, जब ये चार्ज फ्रेम हो रहा है तो फिर उसका बाप क्यों बाहर रहा? उसका बाप जिम्मेदार है हमारे उन किसानों को शहीद करने के मामले में। उन किसानों के कातिल हैं वो। जब तक अजय मिश्रा टैनी को आप लोग बर्खास्त नहीं करवा लेते, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। ये आज कसम खाओ यहां से बैठकर। और उनको इंसाफ दिलाना है। रही बात एमएसपी की, देखिए बार बार ये बात पहले भाइयों ने बहुत बात कही है, एक बात मैं इसमें थोड़ा ऐड कर दूंगा। मैंने एक बात कही है ना कि जब तक भारत WTO का हिस्सा रहेगा तब तक एमएसपी नहीं मिलेगी। जब तक गैर समझौते का हिस्सा रहेगा तब तक एमएसपी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? गैर समझौते के 12वें अध्याय में लिखा है ये बात कि भारत अपने किसानों को एमएसपी देनी बंद करेगा। उसमें लिखा हुआ है, जिसपे इंडिया ने साइन किए हुए हैं। तो ये तो बन चुका उससे कि भाई हम एमएसपी देनी बंद करेंगे। उसी के लिए ये कर रहे थे, ये कानून लेकर आ रहे थे। आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आपके हरियाणा के अंदर, उधर पंजाब के अंदर इन्होंने पिछले दिनों एक नया काम किया था कि भाई हम 20 क्विंटल धान खरीदेंगे, फलां जिले से हम 21 क्विंटल खरीदेंगे, फलां जिले से हम 20, 22, 25 क्विंटल खरीदेंगे। कहा था ना? बोले भाई, कहा था ना? कहा था ना? वो गैर समझौते की वजह से था कि आपकी फसल खरीदने से वो भागना चाह रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। वो बहुत लंबी कहानी है, कभी फिर उस पर बोलेंगे तो मैं वो भी बता दूंगा आपको। तो मेरा मतलब ये कहने का है
ठीक। तो मेरा कहने का मतलब दोस्तों, इस आंदोलन में जो आपने लड़ा पीछे, ये एक नेता बोल रहा है चंडीगढ़ में, जो काका सिंह कोटला बोलकर गए हैं, वो अब बोल रहे हैं ये मांग बहुत बड़ी है, ये मांग बहुत बड़ी है। पहले कहते थे ये तो मतलब ऊंट का हाथी की पूंछ है, अब ये बड़ी हो गई, उसको भी छोड़ दो। मैं ये कह रहा हूं, वो कह रहे हैं कि एक बड़े आंदोलन की जरूरत है इसके लिए। अरे भाई, इससे बड़ा और आंदोलन क्या होगा? अरे देश की आजादी के बाद अगर कोई सबसे बड़ा, लंबा और शांतिपूर्वक ढंग से आंदोलन चला तो ये चला, और इतना बड़ा आंदोलन चला। अगर इस आंदोलन से नहीं आप एमएसपी ले सकते, और कहां से आंदोलन ढूंढते हो? वो कोई छोटा आंदोलन नहीं था। उस आंदोलन से एमएसपी की मामले की मैं जो बात कह रहा हूं, सुनिए वो बात भी मैं आपको नेट पे निकाल कर दिखा सकता हूं। भारत ने अपने साथ 46 कंट्रीज और साथ मिलाए, 46 मुल्क और साथ मिलाए, 47 मुल्क इकट्ठे होकर WTO में गए, एक रेजुलेशन लेकर कि हमें अपने किसानों को एमएसपी देनी पड़ेगी। ये था वो जो लॉक लगा हुआ है, वो जो लॉक लगा हुआ आपकी एमएसपी के ऊपर WTO का, वो लॉक खुलवाने के लिए 47 मुल्क गए वहां। लेकिन दोस्तों, जब इन लोगों ने आंदोलन को छोड़कर भागे, तब वहां जाकर हम उनके गेट पे पहुंचे हुए हमारा नुकसान हुआ। लेकिन यह नुकसान, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। वो लोग नहीं चाहते कि देश के किसान को एमएसपी की गारंटी का कानून मिले। वो लोग नहीं चाहते कि देश के किसानों को कर्ज मुक्त किया जाए। वो लोग नहीं चाहते कि देश के किसानों को उनकी फसल का पूरा भाव मिले। वो लोग नहीं चाहते। मैं एक बात, थोड़ी बात कहकर समाप्त करने जा रहा हूं। मुझे पता चला, भाई बता रहा था कि मांग पत्र लेने के लिए अधिकारी आ चुके हैं। तो मैं इतनी बात से अपनी बात बहुत जल्द समाप्त कर देता हूं। अंत में एक बात कहकर कि देखिए, मेरी हाथ जोड़ के बेनती आप सभी को, जितने संगठन है यहां पे, भले वो हरियाणा का है, भले वो पंजाब का है, अंत में एक बात समझ लीजिए जो मैं कहनी चाह रहा हूं। ये जो एसकेएम गैर राजनीतिक के लोग बैठे हैं, ये लोग वो हैं जो आपको एमएसपी की गारंटी का कानून दिलाएंगे। ये लोग वो हैं जो आपकी कर्ज मुक्ति की लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर हैं। ये लोग वो हैं जो आपको डॉक्टर स्वामीनाथन के फार्मूले अनुसार फसल का भाव दिलाने के लिए चले हुए हैं।